सो हेलो एवरीवन, आई एम विनोद सिंह। वेलकम टू द करंट एग्जाम। आज की क्लास में अगस्त 2024 का जो मंथली करंट अफेयर्स है, सारा करंट अफेयर्स, पॉलिटी, राज्य व्यवस्था से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम लोग इस क्लास में कवर करेंगे। तो हम पिछली दो क्लासों में हम लोगों ने अर्थव्यवस्था और हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन कर लिए हैं। तो इस क्लास में हम लोग राज्य व्यवस्था या पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन कवर करेंगे, सारे जितने भी होंगे। ठीक है, चलो। क्वेश्चन नंबर 1, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी से रिलेटेड कुछ कथन है, उनको देखना है। तो यह एक संवैधानिक निकाय है जो हर 10 साल से अधिक परीक्षाएं जो हर साल 10 से अधिक परीक्षाएं आयोजित करता है, जिसमें सिविल सेवा परीक्षा भी शामिल है। तो ये तो आपको सही लग रहा होगा, है ना? तो ये बिल्कुल सही है। सेकंड में क्या लिखा हुआ है? यूपीएससी के सदस्य 5 वर्ष की अवधि या जब तक वे 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते, जो भी पहले हो पद पर बने रहेंगे। क्या ये भी सही है? बताओ। ये नहीं सही है तो क्या सही है? बताओ भाई, कब तक बने रहते हैं? तो इनके बारे में जानकारी चाहिए। देखो, यूपीएससी के सदस्य 6 वर्ष की अवधि या जब तक वो 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते, जो भी पहले हो, तब पद पर बने रहते हैं। तो ये 5 वर्ष नहीं, 6 वर्ष की आयु होती है। ठीक है, और 65 वर्ष ये सही है। तो ये ऑप्शन गलत होगा। तो अभी ये क्यों आया, न्यूज में क्यों चल रहा है? पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की अभी नई चेयरमैन बनी है। ठीक है, यूपीएससी की नई चेयरमैन बनी है, इनको नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और ये ऐसी दूसरी महिला है जिनको यूपीएससी का अध्यक्ष बनाया गया है। तो फर्स्ट महिला कौन सी है? तो पहली महिला कौन सी है बताओ? उनका नाम क्या है? आर.एम. बैथ्यू। ठीक है, तो पहली महिला का नाम आर.एम. बैथ्यू है। ओके, तो ये प्रीति सूदन ऐसा यूपीएससी की अध्यक्ष बनने वाली दूसरी महिला है। तो ये अभी हाल ही में हुआ, इस वजह से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो यूपीएससी का सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, या तो 65 वर्ष की आयु पहले प्राप्त कर ले, या तो 6 वर्ष हो जाए, जो भी पहले हो जाए उसी में उनका पद त्याग देंगे। ठीक है, चलो। नेक्स्ट, यूपीएससी देखो, ये संवैधानिक निकाय है जो भारत के संविधान के भाग 14 के अनुच्छेद 315 से 323 के अंतर्गत अनिवार्य है। इसकी स्थापना 1926 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत की गई थी। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1926 में। यह हर साल सिविल सेवा परीक्षा सहित कुछ परीक्षाएं आयोजित कराता है। इसकी अध्यक्षता एक अध्यक्ष करते हैं और इसमें अधिकतम 10 सदस्य हो सकते हैं। तो 1 प्लस मैक्सिमम 10 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, और अनुच्छेद 316 के अनुसार यूपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यूपीएससी के सदस्य 6 वर्ष की अवधि या जब तक वे 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते, जो भी पहले हो पद पर बने रहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। भारत का राष्ट्रपति सरकार का मुखिया भी होता है। ये तो गलत है ना यार। क्यों गलत है यार? क्योंकि ये औपचारिक प्रमुख होता है, सिर्फ सिंबॉलिक होता है। राष्ट्रपति है ना, क्योंकि औपचारिक प्रमुख होता है राष्ट्रपति। मुख्य प्रमुख होता कौन है? रियल हेड कौन होता है? रियल हेड कौन होता है ये बताओ। तो रियल हेड जो होता है वो अपना पीएम प्रधानमंत्री साहब होते हैं। और इसको ये प्रेसिडेंट जो होता है ना, राष्ट्रपति होता है, ये सिर्फ सिंबॉलिक होता है, देखने के लिए ये है, बट पावर इसके हाथ में नहीं होती। क्योंकि देखो, पीएम ही तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेड करता है, इसी की कहना ये लोग मानते हैं, और मिनिस्टर संसद ही सारा काम संभालती है। तो मेनली तो पीएम ही हो गया ना तुम लोगों का हेड। चलो, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? सर्वोच्च न्यायालय। तो ये गलत हो गया। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ही राज्यों और केंद्रों के बीच विवादों का निपटारा करते हैं। बिल्कुल गलत बात है। उच्च न्यायालय तो कर ही नहीं सकते, ओनली सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। ठीक है, हाई कोर्ट बिल्कुल नहीं कर सकते ऐसे। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दो राज्यों के बीच का राज्यों और केंद्र के बीच का निपटारा कर सकते हैं। तो देखो, दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी, नाइदर 1 और 2 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3,
with reference to the parliamentary privilege to the member of the parliament consider the following statements। तो जो संसद का सदस्य होता है उसके संदर्भ में कुछ कथन है उनको देखना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 में स्पष्ट रूप से केवल दो प्रकार के विशेषाधिकारों का उल्लेख है। ये बिल्कुल सही बात है। कौन वो दो विशेषाधिकार कौन कौन से हैं? एक तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, मतलब संसद में कुछ भी बोलने का उनको अधिकार है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट, ओके। और दूसरा कौन सा हो गया? दूसरा बताओ, दूसरा विशेषाधिकार कौन सा है? तो ये पहला हो गया। सेकंड नंबर का विशेषाधिकार कौन सा है? राइट टू पब्लिश द हाउस प्रोसीडिंग्स, मतलब जो भी हाउस में जो भी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं उनको पब्लिश करने का अधिकार है उनको, ठीक है। तो राइट टू पब्लिश प्रोसीडिंग्स ऑफ, या हाउस प्रोसीडिंग्स कर दो, ठीक है। राइट टू पब्लिश द हाउस प्रोसीडिंग्स। तो ये दो अधिकार की बात की गई है। कहां बात की गई है? इनकी अनुच्छेद 105 में बात की गई है, आर्टिकल 105 में। नेक्स्ट क्या कहता है? सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 एक नागरिक प्रक्रिया के तहत सदस्यों की गिरफ्तारी और हिरासत से स्वतंत्रता प्रदान करती है। तो ये भी सही है, ठीक है तो ये भी सही है, क्योंकि देखो जब प्रोसीडिंग्स चल रही होती है ना तब उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4, मसौदा आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 एक नई धारा 60A प्रस्तुत करता है जो केंद्र और राज्य सरकारों को निम्नलिखित अधिकार देता है। ये क्वेश्चन क्यों है? देखो, द डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 2024 इज इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा। हाल ही में आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है, इस वजह से ये क्वेश्चन आया है। 60A नई धारा ऐड करता है। आपदा प्रबंधन के लिए बजटीय आवंटन में वृद्धि 60A क्या प्रस्तुत करता है ये बताना है। व्यक्तियों को आपदा न्यूनीकरण के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश देना या अनुपालन न करने पर दंड देना। तो यही करेक्ट आंसर है इसका, ओके। एनडीएमए एसडीएमए में नए सदस्यों की नियुक्ति करना, ये तो नहीं है। आपदा तैयारी योजनाओं की अधिक बार समीक्षा करना, तो ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तियों को आपदा न्यूनीकरण के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश देना और दंड देना, मतलब अब प्रबंधन आपदा में कार्रवाई करने के लिए निर्देश और दंड देना इसमें शामिल किया जाएगा नई धारा 60A के तहत, ओके। चलो, तो इस विधेयक की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है? यह विधेयक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए है ना, एनडीएमए और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एसडीएमए को अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र रूप से आपदा योजनाएं तैयार करने का अधिकार देता है। तो मतलब स्वतंत्र रूप से आप आपदा योजनाएं तैयार करो जो पहले की ढांचे की जगह लेता है, जो राष्ट्रीय कार्यकारी समिति और राज्य कार्यकारी समितियों द्वारा बनाई गई योजनाओं पर निर्भर करता था। विधेयक राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति और उच्च स्तरीय समिति जैसे मौजूदा निकायों को वैधानिक मान्यता प्रदान करेगा। विधेयक में राज्य सरकारों द्वारा राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल की स्थापना का प्रस्ताव है, ठीक है। केंद्र और राज्य सरकारों को आपदा प्रभावों को कम करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने या उनसे परहेज करने का निर्देश देने के लिए सशक्त बनाने के लिए एक नई धारा 60A जोड़ी गई, जिसका पालन न करने पर 10,000 रुपए, ये देखो मेन चीज ये जोड़ा गया, 10,000 रुपए से अधिक का जुर्माना नहीं होगा, ठीक है। तो जुर्माना और सजा दोनों भी हो सकती है। चलो क्वेश्चन नंबर 5, with reference to the disaster management in India consider the following statements। तो भारत में आपदा प्रबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए भारत का सर्वोच्च निकाय है जिसका नेतृत्व केंद्रीय गृह मंत्री करता है, ये बिल्कुल गलत बात है। देखो अभी समाचार न्यूज में क्या आया है, हाल ही में केरल ने केंद्र से वायनाड भूस्खलन को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का अनुरोध किया है, जो प्राकृतिक आपदाओं और कमजोर आबादी पर उनके प्रभाव को संबोधित करने की तात्कालिकता को रेखांकित करता है। अभी केरल में वायनाड में आप लोगों ने बहुत देखा होगा, बहुत न्यूज में चला था, राहुल गांधी सर गए भी थे वहां। तो वायनाड में भूस्खलन हुआ, पहाड़ मतलब टूट टूट के गिर रहे थे जमीन पे।
तो वो भूस्खलन हुआ जिसको केरल ने कहा था इसको राज्य की आपदा नहीं, इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित की जाए, है ना। तो इस वजह से ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन भारत का सर्वोच्च निकाय है जिसका नेतृत्व केंद्रीय गृह मंत्री करता है। गृह मंत्री नहीं करता, कौन हेड करता है? पीएम द्वारा हेड किया जाता है ये, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? स्टैब्लिशमेंट इसका हुआ था 2005 में, एनडीएमए का, ठीक है। 2005 में हुआ था, अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत इसकी स्थापना हुई थी। आपदा प्रबंधन प्रभाग केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये सही है, ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी केवल दो नंबर सही है, ठीक है। हेड गृह मंत्री नहीं करता, देखो ये मंत्रालय इसका गृह मंत्रालय है बट हेडेड बाय पीएम है, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, गृह मंत्री नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, दिल्ली नगर निगम में एल्डरमैन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वे दिल्ली नगर निगम अध्यक्ष 1957 के तहत दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा नामित व्यक्ति है। उनके पास दिल्ली नगर निगम की बैठकों में मतदान करने का अधिकार नहीं है। अच्छा ये देखो क्वेश्चन क्यों आया, तो अभी हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली के उपराज्यपाल एलजी की लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होता है को एल्डरमैन के नामित करने की शक्ति को बरकरार रखा है, ठीक है। इस वजह से ये क्वेश्चन टपक पड़ा है, आपके एग्जाम में भी टपक सकता है। तो ठीक है, ये देखो उपराज्यपाल द्वारा ही नामित होता है और उनके पास बैठकों का मतदान का अधिकार नहीं होता है, ठीक है। तो ये बात, दोनों बातें आप याद रखना, देख लो। तो एल्डरमैन वे व्यक्ति होते हैं जिन्हें दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 डीएमसी अधिनियम की धारा 3 के तहत एलजी द्वारा नामित किया जाता है, मतलब उपराज्यपाल द्वारा, ठीक है, उपराज्यपाल द्वारा नामित किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया। उनकी आयु 25 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और उन्हें नगर निगम प्रशासन में विशेष ज्ञान या अनुभव होना चाहिए, ये दोनों बातें भी उनकी योग्यता होना चाहिए। और हालांकि एल्डरमैन के पास दिल्ली नगर निगम की बैठकों में मतदान का अधिकार नहीं होता, मतलब वोटिंग का अधिकार, नो वोटिंग राइट होता है, ठीक है। तो वोटिंग राइट नहीं होता है इनके पास, ठीक है। वे अपने संबंधित क्षेत्रों में वार्ड समिति में काम करते हैं और एमसीडी के कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो एल्डरमैन के बारे में इतनी बातें याद रखना तुम लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 7, with reference to the declaration of national disaster in India, consider the following statements। अभी जो केरल वाला वायनाड में जो भूस्खलन हुआ था ना, उसने कहा था कि भैया इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दो। तो राष्ट्रीय आपदा को घोषित करने के संबंध में कुछ कथन है, उनके बारे में देखते हैं क्या है। किसी प्राकृतिक आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए कोई कार्यकारी या कानूनी प्रावधान नहीं है, ये तो बिल्कुल सत्य बात है ना। कोई ऐसा कानून नहीं है कि ऐसे किसी आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जा सके। सेकंड नंबर, जब किसी आपदा को दुर्लभ गंभीरता या गंभीर प्रकृति की घोषित किया जाता है तो राज्य सरकार को राष्ट्रीय स्तर पर सहायता प्रदान की जाती है, ये भी सत्य बात है। दोनों ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 and 2 आर करेक्ट आंसर। ओके चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, विथ रेफरेंस टू द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जो ह्यूमन ऑर्गन्स का ट्रांसप्लांटेशन होता है ना, मतलब एक शरीर से निकाल कर दूसरे शरीर में लगाना, ट्रांसप्लांटेशन कहलाता है, ठीक। चलो, मानव अंगों और ऊतकों के प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 केवल मस्तिष्क मृत रोगियों से अंगों की कटाई की अनुमति देता है, बिल्कुल गलत। इसमें क्या होता है, देखो विशेषकर क्या होता है, अंगों की जो कटाई होती है वो देखो लिविंग डोनर से भी हो सकता है, ठीक है, लिविंग डोनर से भी हो सकता है, और जो मस्तिष्क में डेड ब्रेन वाले हैं उनसे तो हो ही सकता है। बट क्या मेन चीज है, फैमिली की कंसेंट जरूरी है, फैमिली की कंसेंट से हो सकता है, अनुमति से दोनों चीजें हो सकती हैं, तो ये गलत है। भारत में अंग दान का नियंत्रित करने वाला प्राथमिक कानून मानव अंगों और ऊतकों के प्रत्यारोपण अधिनियम थोड़ा 1994 है, तो ये सही है क्या, ठीक है। तो ये सही है, तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। ओके ठीक है, तो ये देखो लिविंग डोनर्स और ब्रेन डेड पेशेंट दोनों का अंग हो सकता है, बट फैमिली की कंसेंट जरूरी है। चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9,
विथ रेफरेंस टू द इंडियाज पॉलिसी ऑन रिफ्यूजीज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। भारत शरणार्थी की स्थिति से संबंधित 1967 प्रोटोकॉल का हस्ताक्षर करता है, ये गलत है। ये भारत किसी का भी हस्ताक्षर करता नहीं है। तो इंडिया इज नॉट अ सिग्नेचरी ऑफ इंडिया डज नॉट हैव अ रिफ्यूजी पॉलिसी, ठीक है। तो उसके पास कोई राष्ट्रीय शरणार्थी नीति भी स्थापित नहीं है। तो दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं। तो ना ही कोई रिफ्यूजी लॉ है इसके पास, इंडिया के पास, ठीक है। तो इंडिया के पास कुछ भी नहीं है। तो दोनों स्टेटमेंट्स गलत होंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? क्वेश्चन सॉरी डी, नाइदर वन और नॉट टू। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 10, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं। इसमें दोनों सदनों और सत्तारूढ़ दलों और विपक्ष दोनों के सदस्य होते हैं। इसकी सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी होती हैं। अब पहले देख लेते हैं जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होता क्या है। अभी देखो न्यूज में क्या चल रहा है, वक्त संशोधन बिल। ये वक्त बिल आप पढ़ लेना थोड़ा गूगल में, या तो मैं ही करा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। 2024 जो 1995 के वक्फ अधिनियम में संशोधन करना चाहता है, जो विपक्षी दलों की कड़ी आपत्तियों का सामना करने के बाद एक संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया है। मतलब संसद में बहुत दिक्कत हो रही थी, तो उसके बाद इसको संयुक्त संसदीय समिति में भेज दिया गया है, ठीक है। तो संयुक्त संसदीय समिति है क्या? जेपीसी। संसद द्वारा किसी विशेष उद्देश्य के लिए इसका गठन किया जाता है, जैसे किसी विषय या विधेयक की विस्तृत जांच के लिए। ओके, तो ये वक्फ अधिनियम बिल से संबंधित है। इसमें दोनों सदनों और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्य होते हैं। इसका कार्यकाल समाप्त होने या इसका कार्य पूरा होने के बाद इसे भंग कर दिया जाता है। मतलब एक विशेष कार्य के लिए बनाई जाती है, जैसे ही वो उद्देश्य पूरा होता है तो इसको भंग कर दिया जाता है। हालांकि जेपीसी की सिफारिशें प्रेरक महत्व रखती हैं, लेकिन वे सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती हैं। ओके, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स गलत हो जाए, है ना? गलत है कि नहीं? नहीं, पहला तो सही है ना? बट ये दूसरा गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। चलो, अब जेपीसी समिति की स्थापना कैसे की जाती है? संसद के एक सदन द्वारा प्रस्ताव पारित करने और दूसरे सदन द्वारा उस पर सहमति जताने के बाद जेपीसी की स्थापना की जाती है। जेपीसी के सदस्यों का फैसला संसद द्वारा किया जाता है। सदस्यों की संख्या अलग अलग हो सकती है, कोई निश्चित संख्या नहीं होती है। ओके, तो इतनी बातें आपको जेपीसी के बारे में याद रखनी है। सो क्वेश्चन नंबर 11, इंदिरा शाहिनी केस इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो इंदिरा शाहिनी मामला निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये आपको बहुत पढ़ाया है, तो ये आरक्षण से संबंधित है। और ये क्यों है न्यूज में, ये भी देख लेते हैं। 1992 में इंदिरा शाहिनी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था। इसको देखो मंडल आयोग मामला भी कहते हैं, जो फेमस था ना, ये मंडल आयोग नाम से जाना जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में एक फैसला सुनाया कि जो आरक्षण होगा 50% से ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन कुछ असाधारण स्थितियों को छोड़कर, जैसे कुछ असाधारण या बहुत आपत्तिजनक स्थिति है, उस स्थिति को छोड़कर 50% से ज्यादा आरक्षण हो ही नहीं सकता। जैसे कि देश के दूर दराज के इलाकों से आने वाले समुदायों को आरक्षण प्रदान करना और उन्हें समाज की मुख्य धारा से बाहर रखा जाना। यह भौगोलिक परीक्षण नहीं बल्कि सामाजिक परीक्षण है। तो मतलब समाज में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, उनके केस को छोड़कर बाकी आरक्षण जो होगा ना 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस मामले को देखा गया भी हाल ही में। तो भारत के आरक्षण से इंदिरा शाहिनी केस किससे संबंधित है? भारत में आरक्षण मंडल आयोग, इसी को जाना जाता है मंडल आयोग के नाम से। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग आर्टिकल 67। तो अनुच्छेद 67 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब ये अनुच्छेद 67 की बात करंट अफेयर्स में कहां से आ गई आपकी? वो इस वजह से क्योंकि अभी हाल ही में 50 विपक्षी सांसदों ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। तो 50 जो विपक्षी सांसद थे, उन्होंने जगदीप धनखड़ के खिलाफ 50 लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव पर साइन कर दिए हैं अपने। तो विपक्ष ने सभापति पर सदस्यों के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी करने का आरोप लगाया है।
जो राज्यसभा के नियम 238(2) का उल्लंघन है, जो सदस्यों के खिलाफ व्यक्तिगत आरोप लगाने पर रोक लगाता है। इस वजह से इनको बर्खास्त करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67 बी के तहत इस प्रस्ताव पर काम किया जा रहा है। तो इसमें क्या होता है, 67 बी में बताया क्या गया है, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा द्वारा प्रभावी बहुमत से पारित प्रस्ताव और लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से, ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राज्यसभा से प्रभावी बहुमत होना चाहिए, बट लोकसभा से साधारण बहुमत से सहमति जताकर हटाने की अनुमति देता है। देखो, राज्यसभा में यह प्रस्ताव पारित किया जाएगा और वहां पर प्रभावी बहुमत होना, विशेष बहुमत होना चाहिए, और फिर लोकसभा में साधारण बहुमत हो जाएगा, जिससे राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। इस वजह से ये क्वेश्चन न्यूज में है। तो 67 के संबंध में कौन सा क्वेश्चन अब सही होगा, ये बता दो आप लोग फिर। तो यह भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को रेखांकित करता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलो, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विथ रेफरेंस टू द सीनियर एडवोकेट्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सीनियर मतलब वरिष्ठ अधिवक्ता के लिए जो कुछ कथन दिए गए हैं उनके बारे में देखना है क्या सीन है। तो अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 16 में अधिवक्ताओं को दो अलग अलग श्रेणियां निर्धारित की गई हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता और अन्य अधिवक्ता। तो ये बात सही है, बिल्कुल सत्य बात है, दो श्रेणियां होती हैं अधिवक्ताओं की, ठीक है। तो ये देख लेना। वरिष्ठ अधिवक्ता पदनाम के लिए आवेदन करने की न्यूनतम आयु बिना किसी छूट के 45 वर्ष है। देखो, ये 45 वर्ष तो है, बट ये बिना किसी छूट के छूट मिल सकती है। किस केस में मिल सकती है वो मैं बताता हूं, है ना। तो एज जो लिमिट है वो मिल भी सकती है। कैसे मिल सकती है अगर देखो, कुछ भी हो सकती है एज लिमिट। अगर ये नाम जो है ना किसके द्वारा रिकमेंड किया गया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट का जज हो, इनके द्वारा अगर ये नाम रिकमेंडेशन आई है, ठीक है, इनके द्वारा अगर रिकमेंडेशन आई है तो ये एज लिमिट में छूट भी मिल सकती है, ठीक है। तो इस वजह से ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर 2 गलत है। तो समझ गए ना, एज लिमिट तो 45 वर्ष न्यूनतम होनी ही चाहिए, बट वरिष्ठ अधिवक्ता के लिए, ठीक है। देखो, वरिष्ठ अधिवक्ता और अन्य अधिवक्ता होते हैं, तो वरिष्ठ अधिवक्ता के लिए मिनिमम 45 वर्ष की एज होनी चाहिए। बट ये उस केस में काम नहीं करेगा कि जब सीजीआई द्वारा या सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा रिकमेंडेशन हुई हो उस नाम की, ठीक है। थोड़ा रिलैक्सेशन एज लिमिट में मिल सकता है इस वजह से। तो इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए ओनली 1 करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो समझ में आ गया ना ये बात। चलो, क्वेश्चन नंबर 14, भारत के कैबिनेट सचिव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब ये क्वेश्चन क्यों है यहाँ पे, क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने टीवी सोमनाथन, ये नाम याद रखना, क्वेश्चन पेपर में आपको लिखना ही पड़ेगा, ये नाम टिक मारना ही पड़ेगा यहाँ पे। ये आने वाला है 30 अगस्त 2024 से शुरू होने वाले 2 साल के कार्यकाल के लिए भारत का कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया है। तो 2 साल के कार्यकाल के लिए इनको कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया है, इस वजह से ये क्वेश्चन भी देख लो। तो कैबिनेट सचिव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कैबिनेट सचिव की नियुक्ति कैबिनेट की नियुक्ति द्वारा वरिष्ठता और योग्यता के आधार पर की जाती है। क्या ये सही है? हाँ, ये बिल्कुल सत्य है। कैबिनेट सचिव भारत सरकार नियम 1961 और भारत सरकार संचालन नियम 1961 के प्रशासन के लिए जिम्मेदार हैं, ये भी सत्य है। कैबिनेट सचिव संघ सरकार के कार्य विभागों पर प्रत्यक्ष अधिकार का प्रयोग करता है, ये नहीं हो सकता, ये प्रत्यक्ष रूप से अधिकारी नहीं होता, ठीक है। कैबिनेट सचिव सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है, ये सत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, क्योंकि इसने नहीं पूछा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन पे आप लोग ये ध्यान रखा करो कि कहीं नहीं आ जाता और आप सही वाला मार्क करके चले आते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत निर्धारित वैधानिक मानदंडों का एक समूह है। क्या कहते हो आप लोग, ये सही है? तो ये देखो, पहली बात तो ये वैधानिक नहीं होता है ना, और ये
और बाकी सब सही है, बट वैधानिक नहीं होता। ये सब जो प्रत्याशी होते हैं उनकी आपसी बैठक से सहमत से ये नियम लागू किए जाते हैं। ठीक है, चलो। एमसीसी चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की तारीख से लेकर मतदान की अंतिम दिन तक लागू रहता है। आई एम सो सॉरी यार, थोड़ा ये शोर के लिए है, मैं कुछ नहीं कर सकता यार इसका। चलो कोई बात नहीं यार, आप लोग बस इधर ध्यान दो। एमसीसी चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की तारीख से लेकर मतदान के अंतिम दिन तक लागू रहता है। ये बिल्कुल गलत बात है। बताओ कब तक लागू रहता है? परिणाम घोषित होने तक लागू रहती है। ठीक है, परिणाम जब तक घोषित नहीं हो जाता ना, आचार संहिता लागू ही रहती है। तो स्टेटमेंट नंबर 2 गलत हो गया। एमसीसी के कुछ प्रावधानों को अन्य कानूनों में कुछ संगत प्रावधानों को लागू करके लागू किया जा सकता है। हाँ, तो ये सत्य है। तो स्टेटमेंट 1 और 3 सत्य है। तो कौन सा 1 एंड 3 कैसे हो गया? अच्छा, 1 भी तो गलत है क्योंकि ये वैधानिक नहीं है ना, तो ओनली 3 है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अच्छा, इसमें देखो सीआरपीसी जो और आईपीसी के कुछ धाराएं भी इसमें लागू की जा सकती हैं। ठीक है, तो ये सब चीज इस वजह से ये स्टेटमेंट सत्य है। चलो क्वेश्चन नंबर 16, भारत में दलील सौदेबाजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक ऐसी प्रथा है जिसके तहत अभियुक्त दोषी न होने की दलील देने और पूर्ण सुनवाई की मांग करने के अपने अधिकार को छोड़ देता है और इसके बजाय लाभ के लिए सौदेबाजी करने के अधिकार का उपयोग करता है। मतलब आपस में क्या करते हैं ये लोग, आपस में बन लेते हैं कुछ पैसे ले दे के। होता है ना यार, ले दे के कुछ बन जाए तो पैसे वाला सीन है। तो ये सही है, ऐसा कर सकते हैं ये लोग। पर कब कर सकते हैं? यह दंड प्रक्रिया संहिता के तहत सभी आपराधिक अपराधों पर लागू नहीं होता। ये बिल्कुल गलत है। ये सिर्फ ऐसे अपराधों पर लागू होता है जिनकी सजा 7 साल से कम होती है या 7 साल होती है। ठीक है, तो ये सिर्फ ऐसे ही अपराधों पर लागू होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा 16 का। ठीक है, चलो हो गया ना। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। आई होप आपका ये जो पॉलिटी का करंट अफेयर सारा समझ आ गया होगा। अगस्त महीने का आपका ये पॉलिटी खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम जियोग्राफी का करंट अफेयर्स करेंगे जो अगस्त महीने से रिलेटेड होगा सारा। तो उसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सो तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखना। सो शेयर कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो और लाइक भी कर देना। ठीक है, चलो हैव अ गुड डे।